नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रवि शर्मा और मैंने योगा से एमएससी किया हुआ है। आशा करता हूं आप और आपके घर में सभी लोग बड़े अच्छे होंगे। और आज का जो विषय है बहुत ही खास होने वाला है। वैसे तो इस विषय के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई हैं, बट आज मुझे लगता है कि मुझे अपने विचार रखने की आवश्यकता है। आज का जो विषय है वो है हम कपालभाति सही तरीके से कैसे करें और किन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए और किन लोगों को करनी चाहिए। कपालभाति एक क्लींजिंग प्रक्रिया है। हठ योग के अंदर शरीर को शुद्ध करने के लिए 6 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक कपालभाति भी आता है। कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम के रूप में रखते हैं और कुछ लोग कपालभाति को षटक्रम की क्रिया में रखते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि कपालभाति षटक्रम का ही हिस्सा है, क्योंकि षटक्रम शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। कपालभाति को करने से हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिलीज होते हैं। अब बात ये आती है कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। तो हमारे शरीर के अंतर्गत वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, टॉक्सिन्स रहित फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के कारण और साथ में हमारे कॉस्मेटिक यूज़ करने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, गलत चीज़ें जाती हैं, उन्हीं को बाहर निकालने के लिए कपालभाति की क्रिया की जाती है। और साथ में मैं बता दूं, जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है। हमारे पेट में 72,000 नाड़ियां हैं जो मणिपुर नाभि में पाई जाती हैं। कपालभाति उन सभी नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य करती है। तो इसलिए जब भी शोधन प्रक्रिया की बात आती है तो सबसे पहले हम षटकर्मा की बात करते हैं, ना कि प्राणायाम की। षटकर्म के बाद ही हम प्राणायाम की बातें करेंगे। तो जब भी आपको ध्यान रहे, जब भी आप कपालभाति करें तो कपालभाति के बाद में ही प्राणायाम करें। कपालभाति से पहले कोई भी प्राणायाम ना करें, वो आपके लिए उचित होगा। बात कर लेते हैं कि कपालभाति को करना कैसे है। कपालभाति करने के लिए आप मैट पे इस प्रकार बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी स्थिति में आपको बैठना है आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। और साथ ही कपालभाति करने के लिए अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें और नेक को बिल्कुल सीधा रखें। साथ में आप ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं और अपने हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं। अगर आप कपालभाति को ज्ञान मुद्रा में करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, उसके भी विशेष लाभ हैं। अगर आप कपालभाति को ज्ञान मुद्रा में करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जो एनर्जी है वो शरीर के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो जितने भी मुद्राएं हैं उनको लगाने के विशेष लाभ यह होते हैं कि आप उनकी जो आपकी एनर्जी है वह शरीर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है। तो भी हम ज्ञान मुद्रा में करेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार मैं सांस को बाहर छोड़ता हूं और किस प्रकार ऑटोमेटिक सांस अंदर जाती है। तो आपने देखा जैसे ही मैंने श्वास छोड़ा तो मेरा पेट अंदर की तरफ गया। इसको समझने के लिए आप समझिए, जब आप एक बैलून को फुलाते हैं मुंह से तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। जैसे ही आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर की तरफ जाता है। ये काम आपको करना है अभी नॉस्ट्रिल से। जैसे आप नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर फेंकते हैं फोर्सफुली, ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो अभी एक हाथ आप पेट के ऊपर रख लीजिए समझने के लिए और आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार यह प्रक्रिया हो रही है। मेरे हाथ को देखिए, जब मैं श्वास छोड़ रहा हूं पेट अंदर की तरफ जा रहा है। आप टेक्निक सही से करेंगे तो ही इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप सही से नहीं करेंगे तो इसका बिल्कुल भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। स्पाइन सीधी रखें, नेक सीधी रखें। करने की यह प्रक्रिया है। श्वास इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप सांस लेना छोड़ने की प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। केवल आपको जो ध्यान देना है अपनी नॉस्ट्रिल के ऊपर, केवल छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप कपालभाति करते हैं इसका को विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी कमर को ऐसे ना होके बैठे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कमर को करके, ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। ये करने का कोई भी तरीका नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके नेक में पेन हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, हो सकता है आपका सर भारी हो जाए। इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखें, इस पोजीशन को बनाएं और धीरे धीरे अभ्यास करें। अब एक प्रश्न और जो काफ़ी पूछा जाता है कि बिगनर्स जब कपालभाति करते हैं तो वो किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, 1 मिनट में कितनी बार करना चाहिए। तो मैं बिगनर्स के लिए कहना चाहूँगा कि आप 1 मिनट में 20 से 25 बार कपालभाति करें। कैसी, वो देखिए।
धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 मिनट में 50 या 100 बार करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप धीरे धीरे स्पीड से भी करेंगे तो आपको उसी तरह से लाभ मिलेगा। अगर आपने बिगनर्स का फेज क्रॉस कर दिया है, आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, तो आप 1 मिनट में 60 बार यानी कि 50 से 60 बार भी कर सकते हैं। देखिए वो किस प्रकार करनी है। इस प्रकार से करने से भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप कम करने पे आपको मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करें और अपनी शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब हम कपालभाति के लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कपालभाति करने से आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, जिससे कि आप अपना वजन भी घटा सकते हैं। जो लोग जिनका वजन कम नहीं हो रहा है, जो वजन फेस कर रहे हैं, अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप कपालभाति का डेली अभ्यास करें। 10 से 15 मिनट भी आप कर सकते हैं और इससे आपका पेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और जो आपको इससे लाभ है वो जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। एक और इसका जो बहुत बड़ा लाभ है वो है कि ये आपके जितने भी आपकी मांसपेशियां हैं उसको सक्रिय करता है, जिससे कि आपकी जो मधुमेह की समस्या आपके शरीर के अंदर है उसको भी धीरे धीरे ठीक करने का कार्य करता है। साथ साथ मन को शांत करता है, साथ साथ हमारे शरीर में सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, पहले ही हम बात कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बच्चे किसी भी क्लास के हों, 9, 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या फिर और भी हायर एजुकेशन कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इस अभ्यास से आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो उसको भूलेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कपालभाति किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, हर्निया है, स्टंट पड़े हुए हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं करना चाहिए, पीरियड्स के टाइम भी आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे विषय हैं जिन पे आपको कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और खास हाइपरटेंशन पे आप कपालभाति नहीं करेंगे, कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी एक योगा टीचर के माध्यम से आप धीरे धीरे कर सकते हैं, उनकी देखरेख में आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सुगम लगी होगी। तो अगली बार इसी प्रकार की विषयों पर हम चर्चा करते हुए आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।